Good morning, students. We are reading chapter first, the French Revolution. Yesterday, we read about French society during late 18th century. और इसमें हमने पढ़ा था कि फ्रांस में 1774 में बूर्बो वंश का लुई 16 शासक बना। उसके गद्दी पर बैठते समय उसका जो खजाना था वो उसको खाली मिला। खजाने के खाली मिलने के कारण भी हमने पढ़े थे। और इसके बाद हमने 3 एस्टेट्स के बारे में पढ़ा। कुछ हमने न्यू टर्म्स पढ़ी थी जैसे कि लीवरे, क्लर्जी, टीथे, टाइल। आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि जीवित रहने के लिए संघर्ष। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 लाख थी, यानी कि 2 करोड़ 3 लाख। 23 मिलियन का मीनिंग है 2 करोड़ 30 लाख जनसंख्या थी 1715 में। और ये 1789 तक 28 मिलियन, इट मीन्स 2 करोड़ 80 लाख बढ़ गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। और जब जनसंख्या बढ़ी तो उसकी वजह से तेजी से अनाज की मांग भी बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो अनाज का प्रोडक्शन होता था, जितना भी मतलब अनाज पैदा होता था, वो डिमांड के साथ साथ नहीं चल सका, यानी कि डिमांड ज्यादा थी। So the price of bread, which was the staple diet of majority, इसलिए रोटी के दाम, जो कि ज्यादातर लोगों का स्टेपल डाइट था, मुख्य भोजन था, रोज रैपिडली। वो रोटी के दाम तेजी से बढ़ने लगे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। और ज्यादातर कामगार, काम करने वाले मजदूर, उनको मजदूर के रूप में लगाया गया दुकानों के अंदर, और उनके मालिकों ने उनका वेतन फिक्स कर दिया। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइसेस। पर उनका जो वेतन था वो बढ़ते हुए दामों के बराबर नहीं था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। इसलिए गरीब और अमीर के बीच की खाई और भी चौड़ी होती चली गई। बहुत अंतर आ गया दोनों में। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये और भी ज्यादा बुरी स्थिति पैदा हो गई जब सूखा पड़ने लगा और ओले वगैरह पड़कर हार्वेस्ट जो थी वो खराब हो गई। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस होता है निर्वाह, यानी कि गुजारा, और इससे जीविका संकट या गुजारा संकट, निर्वाह संकट पैदा हो गया। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। और ये सब फ्रांस में जब पुराना राजतंत्र था, पुराना राजतंत्र मीन्स कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, 1789 से पहले का जो समाज था उसको ओल्ड रिजाइम कहते थे। तो उस टाइम इस तरह के ड्रोट, इस तरह के जो भी मतलब फसल नष्ट होना, ये ऐसे क्राइसिस आते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो निर्वाह क्राइसिस था वो कैसे हुआ। सबसे पहले बैड हार्वेस्ट, यानी कि खराब फसल हुई। खराब फसल के कारण द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। जो गरीब थे, जो सबसे ज्यादा गरीब थे, पुअरेस्ट थे, वो रोटी नहीं खरीद सके। और उसके बाद एक तरह से डिजीज एपिडेमिक फैल गई, बहुत बड़ी महामारी फैल गई। जब लोग भूखे रहने लगे, सूखा पड़ने लगा, तो वहां महामारी फैल गई। थर्ड पॉइंट है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसने, एनविसेज का मतलब है कल्पना करना, एन एंड टू प्रिविलेजेस, जो भी सुविधाएं, जो भी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों को मिले हुए थे, तो ये मध्यम वर्ग कल्पना करने लगा कि उनका अंत कर देगा। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। यानी कि पहले भी किसानों ने और कामगारों ने, मजदूरों ने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट्स में, बढ़ते हुए टैक्स के खिलाफ और खाद्य सुरक्षा के खिलाफ।
बट दे लैक्ड द मीन्स, पर उनके पास साधनों की कमी थी, एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। और उनके पास प्रोग्राम्स नहीं थे, यानी कि वो एक योजना के अनुसार कार्यक्रम बनाकर काम नहीं करते थे, जिससे कि समाज में और जो इकोनॉमिक ऑर्डर था यानी कि एक आर्थिक क्रम था उसके अंदर वो एक चेंज ला सकते, जिससे वो एक बदलाव ला सकते थे, तो वो ऐसे काम नहीं करते थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पर्स एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। और अब ये जो जिम्मेदारी थी वो अब उस ग्रुप पर आ गई जो तीसरे एस्टेट के अंदर आते थे, जो कि प्रोस्पर्स बन गए थे, धनी हो गए थे, और उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी और उनके पास नए नए विचार थे। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer members of society। 18वीं शताब्दी में एक सोशल ग्रुप का इमर्ज हुआ, यानी कि उदय हुआ, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, मध्यम वर्ग। Who earned their wealth through an expanding overseas trade, जिन्होंने धन कमाया व्यापार को बढ़ाकर। ओवरसीज मतलब अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देशों के साथ व्यापार करके उन्होंने धन कमाया। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और सामान का निर्माण करके धन कमाया। सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, जैसे कि ऊनी और सूती कपड़े। दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रोट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो या तो एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजे जाते थे व्यापार के लिए, या फिर उनको सोसाइटी के जो धनी व्यक्ति थे वो खरीद लेते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर यानी कि व्यापारी और निर्माण करने वाले लोगों के अलावा इस तीसरे एस्टेट में कुछ और प्रोफेशन भी शामिल थे, जैसे कि लॉयर्स यानी कि वकील और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स प्रशासनिक अधिकारी। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सारे पढ़े लिखे थे। एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, और वो उनका ये भी मानना था कि समाज में किसी भी ग्रुप को जन्म से कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ। रादर अ पर्सन्स सोशल पोजिशन, एक आदमी का जो सामाजिक स्टेटस है, मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, वो उसके गुणों पर आधारित होना चाहिए। दीज आइडियाज एनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, और ये जो आइडियाज हैं एक तरह से वो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो कि फ्रीडम और इक्वल लॉज पर आधारित हो, जो स्वतंत्रता और समान कानूनों पर आधारित हो। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए जिसके अंदर समान अवसर हो। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स, कुछ दार्शनिक भी हुए इस टाइम में फ्रांस के समाज में, और उन्होंने ये विचार सबके सामने रखे। और वो दार्शनिक कौन थे? जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। जो ये मतलब एक तरह से एक बुक थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये लॉक के द्वारा लिखी हुई थी। इन्होंने एक तरह से राजा के डिवाइन होता है दैवीय अधिकार जो उसको जन्म से मिले हों, दैवीय अधिकार और उसकी निरंकुश जो अधिकार था एब्सोल्यूट राइट, उनको उन्होंने एक तरह से नकारा कि वो उनके पास नहीं होने चाहिए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और रूसो ने भी क्या किया, ये इस विचार को उन्होंने और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक ऐसे सरकार का प्रस्ताव रखा जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी, एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित थी, बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोगों के बीच में और जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के एक तरह से अधिकारी हैं, उनके बीच में, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू एक दूसरा फिलोसोफर था,
उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर, उन्होंने शक्तियों का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा विद इन द गवर्नमेंट, सरकार के बीच में, बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। और ये जो प्रस्ताव रखा गया शक्तियों का बंटवारा करने का, वो सरकार की तीन जो पार्ट हैं, एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर जो है, शक्ति है, उनका डिवीजन कर देना चाहिए, ये प्रस्ताव उसने रखा। लेजिस्लेटिव होती है वो बॉडी है जिसमें कानून बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करती है, और जुडिशरी इन दोनों से फ्रीडम है जुडिशरी को, इन दोनों से, और जुडिशरी जो है उसको कहते हैं न्यायपालिका। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, और इस प्रकार का जो ये मॉडल था वो यूएसए में, अमेरिका में लागू किया जा चुका था आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। और कब लागू किया था? जब 13 कॉलोनीज ब्रिटेन से, 13 कॉलोनीज ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। अमेरिका का संविधान और इसका जो अपने व्यक्तियों को अधिकार देना, इंडिविजुअल राइट देना, राइट देने की जो गारंटी थी, वॉज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था फ्रांस में इन राजनीतिक विचारकों का। जो भी राजनीतिक विचारक थे, नई नई बुक्स लिखते थे, अपने आइडियाज को इन बुक्स के अंदर वो लोगों तक पहुंचाते थे। तो इन्होंने अमेरिका के इस एग्जाम्पल को उठाया और लोगों के सामने रखा इन विचारों को अपनी बुक्स के थ्रू। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। और इन फिलोसफर्स के, इन विचारकों के जो विचार थे, आइडियाज थे, उनको सैलून की दुकानों पर, कॉफी हाउसेस के अंदर, लोगों के अंदर एक तरह से स्प्रेड किया गया, उनको फैलाया गया किताबों के माध्यम से और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। दीज वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स, और इनको ग्रुप में बैठकर जोर जोर से पढ़ा जाता था लगातार। और द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज, यानी कि उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे और लिख नहीं सकते थे। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। और ये जो न्यूज आई फिर नई कि लुई 16 ने एक योजना बनाई है और ज्यादा टैक्स बढ़ाने की अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, तो इसने लोगों के एंगर को और प्रोटेस्ट को, गुस्से को और विरोध को और भी बढ़ा दिया। किसके खिलाफ? अंगेज द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, इन सुविधाओं की जो व्यवस्था थी, जो विशेष अधिकार थे, इनके खिलाफ, यानी कि लोगों का गुस्सा और उनका प्रोटेस्ट और भी बढ़ गया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इट टुमारो। थैंक यू।